नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं नैनो टेक्नोलॉजी। और इसके पहले मैंने जो पिछले वीडियो पर लगातार साइंस एंड टेक की जो वीडियो बनाए रखा हुआ हूं, उसमें आप लोगों को मैंने बता चुका है पूरा स्पेस साइंस, डिफेंस साइंस एंड जो मैं टेक्नोलॉजी का जो तीसरा पार्ट चालू करने वाला हूं वह चालू करने वाला हूं नैनो टेक्नोलॉजी। कौन चालू करने वाला? नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो अब नैनो टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो आप लोग जब आज स्टार्ट करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक। तो आज अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले नैनो तकनीकी की, कि नैनो तकनीकी होता क्या है, ये किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग आज बात करते हैं सबसे पहले नैनो तकनीकी की। नैनो तकनीकी होती क्या है, इनकी रचनाएं किस प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा, ऐसी संरचनाएं मतलब वस्तुओं की ऐसी संरचनाएं जिनका आकार, वस्तुओं की ऐसी संरचनाएं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य हो। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य की जो संरचना होती है, ऐसी संरचना को आप लोग नैनो संरचना बोलते हैं। और इस संरचना के आधार पर जो तकनीकी का आप लोग उपयोग करते हैं उसे नैनो तकनीकी बोलते हैं, ठीक। चलिए, अब मैं यहां से बता सकता हूं कि जो नैनो तकनीकी है, जो नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर का आकार कितना होता है। तो याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। तो आप याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के जो बीच के मध्य की जो संरचना होती है उसे आप लोग नैनो तकनीकी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे की बात करता हूं। तो इसके आगे की बात याद रखिएगा कि जो नैनो तकनीकी का जो उत्पाद, जो सह उत्पाद होता है वह अत्यधिक क्षमता वाला होता है। याद रखिएगा, नैनो तकनीकी तो जो अभी वर्तमान की जो तकनीकी थी, जो पारंपरिक तकनीकी है, तो पारंपरिक तकनीकी के अनुसार नैनो तकनीकी बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही छोटी आकार की होती है। क्योंकि जो अपनी परंपरागत जो तकनीकें हैं उनके माध्यम से हम उनका जो उपयोग करते थे तो उनकी क्षमताएं कम थी, जो आपका आकार था वो बड़ा था। लेकिन जो नैनो तकनीकी है उसकी क्षमता अधिक है और आकार बहुत ही सूक्ष्म है। तो याद रखिएगा कि जो नैनो तकनीकी की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है, ठीक है ना। नैनो तकनीकी जो क्षमता होती है वह अधिक होती है। तो अधिक क्यों होती है, इसका रीजन क्या है कि नैनो तो मतलब आपने समझ गया सूक्ष्म है, कि आप जैसे देख रहे हैं कि कोई छोटी वस्तु में बड़ी वस्तु की अपेक्षा इसकी क्षमता अधिक। यदि इतना समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जैसे आज से कई वर्ष पहले जो कंप्यूटर का आकार होता था वो बहुत ही बड़ा होता था, ठीक है ना। लेकिन लगातार आधुनिकता के दौरान आप देखेंगे कि उसका आकार बहुत ही सूक्ष्म हो गया और उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी है वह भी अधिक बढ़ गई। आकार कम हो गया लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो नैनो तकनीकी के जो सह उत्पाद होते हैं वह अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, किंतु जिनकी क्षमता होती है वह अधिक होती है। क्योंकि जो इनकी सतही क्षेत्रफल जो होता है, जो इनका सतही क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। कैसा होता है? ज्यादा होता है। तो याद रखना है इनका आयतन, जैसे कि मैंने कोई बड़ी वस्तु है, बड़ी वस्तु को जब छोटा करूंगा इसका आयतन तो उतना रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या होता है? ज्यादा होती है, ठीक है ना। यदि आप इसको दूसरे भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा
प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या अधिक होती है। ठीक, याद रखिएगा, प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है ना। इस कारण से यह आकार में छोटे होते हुए भी अत्यधिक क्षमता रखते हैं। ठीक, चलिए इतनी बात हो गई। तो याद रखना है मैंने आप लोगों को बताया कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के जो मध्य की जो संरचना होती है वह नैनो तकनीकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नैनो तकनीकी के अंतर्गत आता है। ठीक ना। लेकिन जब इस आकार से बड़ी संरचना होती है, वह कैसी संरचना हो जाएगी? वो परंपरागत, जो अपने यहाँ अभी जो पद्धतियां चल रही हैं वह परंपरागत पद्धतियों के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब इससे भी छोटा जो संरचना होगा वह आपका कहला जाएगा क्या? क्वांटम। क्या कहला जाएगा? क्वांटम तकनीकी। क्या कहलाएगी? क्वांटम तकनीकी। ठीक, इससे जब कम हो जाएगा तो क्वांटम तकनीकी, मतलब इस आकार से यदि कम की बात करेंगे तो वह क्वांटम तकनीकी कहलाएगी, और इस आकार से जब अधिक की बात करेंगे तो वह कहलाया जाएगा परंपरागत तकनीकी। क्लियर? याद रखिएगा, जब इस आकार से अधिक तो परंपरागत तकनीकी कहलाएगी, और जब इस आकार से जब कम की बात करेंगे वह क्वांटम तकनीकी कहलाएगी, और जब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य की जो संरचना होंगी उसे आप लोग नैनो तकनीकी बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नैनो तकनीकी क्या कहलाती है, इसकी क्या मुख्य विशेषता होती है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो नैनो तकनीकी ऐसी तकनीकी होती है जब संरचना का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। जब संरचना का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य की संरचना होती है, ऐसी तकनीकी को आप लोग क्या बोलते हैं? नैनो तकनीकी बोलते हैं। नैनो मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है ना। अब याद रखिएगा, यह सूक्ष्म होने के बावजूद भी जो इनके उत्पाद होते हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। क्यों कार्य करने की क्षमता अधिक होती है? क्योंकि इनके प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक, अब यहीं से एक मान याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक, अब मैंने बता दिया आप लोगों को कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की जो कहलाएगी नैनो तकनीकी, यदि इसके ज्यादा की बात करेंगे वह कहला जाएगा परंपरागत तकनीकी। क्या कहला जाएगा? परंपरागत तकनीकी, जो अपने यहाँ चल रही है। और इसके यदि इससे कम की बात करेंगे वह कहला जाएगी क्वांटम तकनीकी। इतना समझ में आ गया है? मुझे उम्मीद होगी इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, अब याद रखिएगा, यदि यहीं से आपको यह समझना है कि परंपरागत तकनीकी और नैनो तकनीकी में क्या अंतर है या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब मैं परंपरागत तकनीकी की बात करूंगा तो स्वाभाविक रूप से परंपरागत तरीके में बहुत सारी कमियां आपको मिलेंगी। किस प्रकार से कमियां मिलेंगी? जैसे आप देखेंगे कि जो परंपरागत तकनीकी थी, इनकी जो वस्तुएं बनाई जाती थी यह आकार में बड़ी होती थी। कैसे होती थी? आकार में बड़ी होती थी। दूसरी बात इनकी जो क्षमता होती थी वह कम होती थी। कैसे होती थी? कम होती थी। तीसरी बात, इनका जो सह उत्पाद होता था यह इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता था। ठीक है ना। तो ये थी परंपरागत तकनीकियों का क्या होता था आपका विशेष, मतलब बोला जाए तो कमियां थी।
अब मैं यदि नैनो तकनीकी की बात करूंगा तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि नैनो मतलब सूक्ष्म होता है, तो नैनो तकनीकी मतलब जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सूक्ष्म होगा, इसकी कैपेसिटी अधिक होगी, इससे किसी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये थी आपका परंपरागत तकनीकी और नैनो तकनीकी कुछ विशेषताएं, कुछ कमियां। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं आप लोगों से नैनो तकनीकी के इतिहास के बारे में। किसकी बात करता हूं मैं आप लोगों से अब? नैनो तकनीकी के इतिहास के बारे में। एक बात बता दूं मैं, जितने भी कंटेंट हैं, सारे कंटेंट, जितने भी फैक्ट हैं इसके अंतर्गत, सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से हैं। यकीन करिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी की पूरी क्लास लेने के बाद आपका कहीं से भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने वाला है बेसिक। बाकी जो क्वेश्चन करंट का है उसके लिए आपको करंट में अपडेट होना पड़ेगा। बाकी जितना मैं आपको कवर कर रहा हूं इससे ज्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो नैनो टेक्नोलॉजी है सबसे पसंदीदा जो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होता है ये है। क्यों? क्योंकि अभी ये लगातार अभी विकास के दौरान पर है, तो इसमें कहीं ना कहीं भी चर्चित टॉपिक है, इस कारण से यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं नैनो तकनीकी की। तो नैनो तकनीकी की में याद रखना है कि नैनो तकनीकी की में याद रखना है कि नैनो तकनीकी का जो इतिहास की बात करेंगे तो सर्वप्रथम 1959 में, कब? 1959 में फेनमैन 1959 में फेनमैन वैज्ञानिक ने नैनो तकनीकी के बारे में सोचा था, मतलब इसके बारे में उन्होंने विचार किया था। तो याद रखिएगा कब? 1959 में फेनमैन नामक वैज्ञानिक ने नैनो तकनीकी के लिए अपने विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किए। तो याद रखिएगा कि नैनो तकनीकी के लिए सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत करने वाले या सर्वप्रथम नैनो तकनीकी के विषय में सोचने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वह कौन होते हैं? तो वह हैं आपके फेनमैन। इन्होंने कब अपनी बात को प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया था 1959 में। ठीक है ना। इनका कहना यह था कि हम अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अंतर भी बहुत अधिक क्षमता और बहुत अधिक कार्य करने की शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने सर्वप्रथम अपना विचार प्रस्तुत किया। इसके बाद 1974 में दूसरा सन की बात करता हूं। 1974 में नेरियो तानीगुचा याद रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है कहां का हो सकता है। तो याद रखिएगा जापान का है। कहां का है? जापान। याद रखिएगा कि 1974 में नेरियो तानीगुचा जो कि जापान के हैं, इन्होंने सर्वप्रथम नैनो शब्द को दिया था। तो याद रखिएगा नैनो शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो नैनो शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? नेरियो तानीगुचा ने दिया। ठीक, अब आगे बात करूं मैं आगे की बात करूं तो याद रखिएगा कि जो नैनो का जो लगातार जब विस्तार होता गया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष होता है 1981। और याद रखिएगा इस घटना के दौरान अचानक से नैनो तकनीकी के लिए पूरे विश्व भर में एक नई क्रांति उभर कर आती है। उसका रीजन क्या होता है? तो 1989 में दो सूक्ष्मदर्शियों का विकास हुआ। उसमें था एक एसटीएम और दूसरा था एएफएम। याद रखिएगा 1981 में दो सूक्ष्मदर्शियों का विकास हुआ जिसमें था एक एसटीएम और दूसरा था एएफएम। ठीक है ना। तो इसमें याद रखिएगा इसका मतलब होता है स्कैटिंग क्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, मतलब कि सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना। याद रखिएगा
एसटीएम का मतलब होता है स्कैटिंग क्यूनलिंग सूक्ष्मदर्शी। और एएफएम का मतलब होता है एटॉमिक फोर्स सूक्ष्मदर्शी। ठीक, तो ये दो सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण हुआ, कब हुआ? 1981 में। और इन सूक्ष्मदर्शियों के निर्माण के दौरान ही विश्व भर में नैनो तकनीकी का एक महान क्रांति उत्पन्न होती है। अब याद रखिएगा कि ये जो आपके सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इनकी क्षमता क्या करने की होती है, किस प्रकार की क्षमता ये रखते हैं? तो याद रखिएगा जो एसटीएम होता है, यह परमाणु स्तर के भी इमेजों को प्रदर्शित करता है। मतलब इसकी जो सटीकता होती है इतनी ज्यादा होती है कि परमाणु स्तर के भी चित्रों को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक, और दूसरी बात जो एएफएम की है, इसकी क्या विशेषता होती है? तो एएफएम की जो विशेषता होती है, ये दो परमाणु के मध्य की दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है ना? तो ये था आपका 1981 में आपका क्या होता है कि दो सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण होता है, जो कि अचानक से पूरे विश्व भर में नैनो तकनीकी के विकास के लिए, आधुनिकता के लिए एक पहल प्रारंभ कर देता है। ठीक, अब इसके बाद याद रखिएगा यहीं से आपका नैनो प्रौद्योगिकी का प्रारंभ या इसका विकास तेजी से चरम सीमा पर आ जाता है। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा इतिहास। अब मैं आगे की बात करता हूं कि नैनो तकनीकी विधियां कि जो आप लोग नैनो तकनीकी जो आप लोग बनाते हैं, उसको किन किन विधियों के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा नैनो तकनीकी की जो विधि होती है, इसको आप लोग दो विधियों के माध्यम से या दो अप्रोच के माध्यम से बना सकते हैं। तो उसके दो अप्रोच कौन से होते हैं? याद रखिएगा पहला होता है टॉप टू बॉटम। क्या होता है? टॉप टू बॉटम। और दूसरा होता है डाउन टू बॉटम। ठीक, याद रखिएगा कि जो आप लोग नैनो तकनीकी का जो बनाते हैं, वह दो विधियों के माध्यम से बनाते हैं। एक बनाते हैं टॉप टू बॉटम, दूसरा बनाते हैं डाउन टू बॉटम। सर ये टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप मतलब कि ऊंचाई से लेके सतह, मतलब कम तक। ठीक है ना? तो टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होगा कि कोई बड़ी संरचना है, इस बड़ी संरचना को छोटी संरचना के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। क्या कर देंगे? छोटी संरचना के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। और हमने आपको बताया भी था कि जो बड़ी संरचना के आधार पर यदि आप छोटी संरचना की बात करेंगे, उसकी क्षमता अधिक हो जाती है। कैसे? जो बड़ी संरचना है, जब इसको आप लोग छोटी संरचना पर परिवर्तित करेंगे तो इसका जो आयतन है वह समान रहेगा, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक हो जाएगा और इसके अंतर्गत परमाणुओं की जो संख्या होगी वो अधिक होगी, जिसके कारण से इसकी कैपेसिटी कैसी हो जाती है? अधिक। तो याद रखिएगा जो पहली विधि होती है टॉप टू बॉटम, टॉप से क्या बनाना है? बॉटम बनाना, मतलब कि बड़े आकार से छोटे आकार में आप लोग बना सकते हैं। ये पहली विधि होगी। दूसरी विधि की बात करूंगा मैं डाउन टू बॉटम, मतलब कि अति सूक्ष्म संरचनाओं से नैनो संरचना का निर्माण होता है। ठीक है ना? यहां देखिएगा बड़े आकार से छोटा आकार, लेकिन यहां छोटे से बड़े आकार। ठीक, तो ये क्या कहला जाएगी? आपकी
क्या कहलाएगी ये? नैनो संरचना, जिसका आकार कितना होता है? जिसका आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य का होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है कि जो नैनो तकनीकी का जो निर्माण होता है वो किन विधियों के द्वारा से होता है? तो नैनो तकनीकी का जो निर्माण होता है वो 2 विधियों के माध्यम से होता है। जो पहली विधि होती है टॉप टू बॉटम और दूसरी विधि होती है डाउन टू बॉटम। क्लियर? समझ में आ गया? उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। ठीक, सारी चीजों को आपको नोट करते चलना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है, सारे जो फैक्ट, जो आपके टॉपिक आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। और इसको आप जब विधिवत आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो यह लगातार, इसमें केवल आपको करंट अपडेट करने की जरूरत है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके पूरे इसमें हैं। ठीक, अब आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट, ये था नैनो तकनीकी की बात मैंने कर दी, नैनो तकनीकी की बात कर दी। जब नैनो तकनीकी की बात अब आगे करेंगे तो यहां कुछ वर्ड आपको देखना है, कुछ शब्दावली आपको देखना है, कुछ शब्दावली आपको देखना है। जैसे आपको मिल जाएगा, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। क्या होता है? एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। क्या होता है? एक होता है मैक्रो और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? माइक्रो। ठीक, तो याद रखना कि ये दोनों में अंतर क्या होगा। तो जो नैनो तकनीकी होती है तो मैक्रो होती है कि माइक्रो? याद रखिएगा, जो नैनो तकनीकी की होगी क्या होगी? माइक्रो होगा, जिसका आकार कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है ना? तो इस बात को आपको याद रखना है कि 2 प्रकार से संरचना होती है, एक मैक्रो होता है, दूसरा माइक्रो। तो जो आपका नैनो तकनीकी हो किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो के अंतर्गत आएगा। जो आपका क्या कहलाएगा? नैनोमीटर, जिसका आकार कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक, चलिए अब यहीं से एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बताइएगा कि दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? ये आप लोग आंसर बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या है? दूसरा क्वेश्चन है दूरी की सबसे छोटी मात्रक क्या है? ठीक, चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा कि जो आपकी ये किस सिद्धांतों पर कार्य करता है। नैनो तकनीकी के लिए कोई सिद्धांत होता है क्या? कोई सिद्धांत के आधार पर ये काम करते होंगे, तकनीकी जो काम करते होंगे। याद रखिएगा, जो मैक्रो जो आकार के थे, जो मैक्रो आकार के मतलब जो बड़े आकार के होते हैं, इसके लिए न्यूटन का नियम लगता है। क्या लगता है? न्यूटन का नियम लगता है। ठीक है ना? ठीक है ना? और जो एटॉमिक संरचना के आधार पर, मतलब अति सूक्ष्म आधार पर जो काम करते हैं, उनके लिए कौन सा सिद्धांत लगता है? क्वांटम सिद्धांत लगता है। क्या लगता है? क्वांटम सिद्धांत लगता है। ठीक है ना? तो मैक्रो के लिए क्या लगेगा? न्यूटन लगेगा। और जो नैनो से भी छोटे होंगे, इनके लिए क्वांटम लगेगा। लेकिन याद रखिएगा कि नैनो तकनीकी के लिए कोई भी सिद्धांत नहीं लगता। मैं बार बार बता दूं, मैक्रो मतलब जो बड़े आकार वाले, जो परंपरागत थे, मैंने बताया था परंपरागत तकनीकी किसे बोलेंगे, मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका है कि जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर से अधिक होगा, उसे बोलेंगे परंपरागत। क्या बोलेंगे? परंपरागत। तो याद रखिएगा, परंपरागत तकनीकी में कौन सा नियम लगता है? न्यूटन के नियम लगते हैं। दूसरी बात, जब इससे छोटा होगा, इस 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के से छोटी सा जो संरचना होगी, उसे आप लोग क्वांटम तकनीकी बोलते हैं। और ऐसे जो तकनीकी में कौन सा नियम लगता है? क्वांटम का नियम लगता है। ठीक है ना? और नैनो तकनीकी के लिए कोई भी नियम नहीं लगता है। ठीक, इतनी बात आप लोग को याद रखना है। अब याद रखना है कि लगातार जैसे जैसे नैनो तकनीकी में विकास होता गया, तो इसकी नई पीढ़ियां आती गई। तो आप लोग को टॉपिक डालना है नैनो तकनीकी की पीढ़ियां। तो डाल लीजिएगा, नैनो तकनीकी की पीढ़ियां।
नैनो तकनीकी की पीढ़ियां, कि नैनो तकनीकी की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, इसके बारे में आप लोग आज बात करेंगे। ठीक, याद रखिएगा, सर्वप्रथम मैं जब नैनो तकनीकी की पीढ़ी की बात करूंगा तो जो इसकी पहली तकनीकी है वह है निष्क्रिय नैनो तकनीकी पीढ़ी। निष्क्रिय नैनो तकनीकी पीढ़ी। ठीक ना, याद रखिएगा कि नैनो तकनीकी जो पहली पीढ़ी है वह कौन सी है, तो वह है निष्क्रिय नैनो तकनीकी पीढ़ी। इसका आरंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा इसका आरंभ हुआ 2000 में और यह चला, ये पीढ़ी कब तक चली, 2005 तक चली। ठीक है ना, याद रखिएगा इस टाइम पे, इस पीढ़ी के दौरान जितने भी नैनो तकनीकी के प्रोडक्ट बने, उत्पाद बने, वह सारे प्रोडक्ट सक्रिय नहीं थे। क्या नहीं थे, सक्रिय नहीं थे। इस कारण से इस पीढ़ी को निष्क्रिय नैनो तकनीकी पीढ़ी कहा गया। ओके, अब आप लोग को याद रखना है कि इस पीढ़ी के दौरान नैनो तकनीकी के माध्यम से कौन कौन से उत्पादों का निर्माण हुआ, तो याद रखिएगा प्रमुख उत्पाद लिख लीजिएगा, प्रमुख उत्पाद। तो प्रमुख उत्पाद कौन कौन से रहे, लिख लीजिए। पहला आपको मिल जाएगा कोलाइडी। जितने भी कोलाइडी टाइप के जेल, कोलाइडी जेल होता है, आपको पता होना चाहिए। जितने भी कोलाइडी, ठीक है ना, कोलाइड का निर्माण होगा, एरोसॉल का निर्माण होगा, नैनो बहुलकों का निर्माण होगा। तो लिख लीजिए कोलाइड, एरोसॉल, नैनो बहुलक, ठीक, कोलाइडी, एरोसॉल, नैनो बहुलक, और आपको सिरोमिक भी मिल जाएंगे, नैनो सिरोमिक। ठीक, ये जो उत्पादों का निर्माण हुआ है, तो ये नैनो तकनीकी की प्रथम पीढ़ी, जिसको आप लोग निष्क्रिय नैनो तकनीकी पीढ़ी के नाम से जानते हैं, इनका उपयोग, इन जो उत्पादों का उपयोग है इस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना, अब यहीं से याद रखिएगा इसी पीढ़ी के दौरान ही हम अन्य क्रियाओं की, अन्य तकनीकी का भी निर्माण किए थे इस नैनो तकनीकी के माध्यम से। जैसे आपको मिल जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। क्या मिल जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स। अब ये हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, याद रखिएगा हाइड्रोपोनिक्स को हिंदी में बोलते हैं जल विहीन कृषि। क्या बोलते हैं, जल विहीन कृषि। अब ये जल विहीन कृषि क्या होती है, सॉरी, हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है मृदा विहीन कृषि। क्या होता है, मृदा विहीन कृषि। मतलब कि ऐसी कृषि जो बिना मृदा के अपन लोग जल पर कर सकते हैं, केवल मात्र जल पर। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो फसल उगाई जाती है जनरली आप लोग को पता है कि मिट्टी में उगाई जाती है, लेकिन हम मिट्टी के अनुपस्थिति में भी फसल को उगा लेते हैं, जिस विधि को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। होता क्या है, जैसे कोई पात्र होता है, इस पात्र में एक अपन ने क्या लगा दिया, पेड़ लगा दिया। क्या लगा दिया, पेड़ लगा लिया। अब याद रखिएगा आखिर मृदा का कार्य क्या होता है, खनिज लवणों को पहुंचाना, जल को पहुंचाना, इतना ही है, बाकी तो इसका कुछ काम नहीं है। तो याद रखिएगा कि मृदा से केवल अपन को किसकी प्राप्ति होती है, खनिज लवण और जल की प्राप्ति होती है। पौधे में जो मृदा से प्राप्ति होती है, खनिज लवण और जल से प्राप्ति होती है। तो एक काम करते हैं अपन, अपन ने पात्र लिया, इसको अपन लोगों ने इधर कार्क से पैक कर दिया। अब जो भी इस पौधे को खनिज तत्व की आवश्यकता पड़ती है उसे आप लोगों ने जल के अंदर मिला दिया, जिसके कारण से पौधे को पर्याप्त मात्रा से उसके पोषक तत्व मिल जाते हैं और यह बिना मिट्टी के भी पौधा तैयार हो जाता है और अपने उत्पादों को दे सकता है। ठीक, ये रही आपकी
पहली निष्क्रिय जो पीढ़ी थी जिसको आप लोग निष्क्रिय नैनो तकनीकी के नाम से जानते हैं। इस टाइम पे जितने ही प्रोडक्ट बने थे सारे प्रोडक्ट सक्रिय नहीं होते थे। ठीक, इसके अंतर्गत आप लोगों ने क्या क्या बनाया था, कोलाइड बनाया था, एरोसेल बनाया था, ठीक है ना, सिरोमिक बनाए थे, बहुत सारे बहुलक बनाए थे, और आप लोग हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स जैसे तकनीकी का आप लोगों ने उपयोग किया था। ये कब से कब तक रही, ये 2000 लगभग और 2005 तक, इसके मध्य ये आपकी प्रथम पीढ़ी चली। अब मैं दूसरी पीढ़ी की बात करता हूं, तो दूसरी पीढ़ी को आप लोग बोलते हैं सक्रिय नैनो तकनीकी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी को आप लोग क्या बोलते हैं, दूसरी पीढ़ी को आप लोग सक्रिय नैनो तकनीकी पीढ़ी बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इस टाइम पे, पहली बात इसका समय याद रखिएगा, 2005 से 2010 तक इसका समय है। जो इस टाइम पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो इस पीढ़ी के दौरान उत्पाद बनाए जाते हैं, ये सारे उत्पाद सक्रिय होते थे। कैसे होते थे, सक्रिय होते थे, मतलब उत्पाद बनाने के बाद भी यह सक्रियता का काम करते थे। ठीक, चलिएगा अब आगे बात करता हूं मैं, तो इस टाइम पे कौन कौन से प्रमुख उत्पाद बनाए गए थे सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत, तो जैसे लक्षित दवा वेरी मोस्ट है। लक्षित दवा होता क्या है, तो याद रखिएगा, लक्षित मतलब लक्ष्य, क्या हो जाएगा, लक्ष्य दवा, मतलब कि नैनो तकनीक के माध्यम से आप लोगों ने ऐसे दवाओं का उपयोग किया जो कि डायरेक्ट जहां हमें दवा की आवश्यकता पड़ती है जाके वहीं इफेक्ट दिखाएगा, बाकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं दिखाती। ऐसी दवा को आप लोग क्या बोलते हैं, लक्षित दवा। जैसे एग्जांपल के तौर पर घुटने पर दर्द है, दर्द है, तो आप लोग क्या करते हैं, घुटने के दर्द के लिए आप लोग ऐसी दवा लेते हैं कि पहले वो अपन को मुंह से लेना पड़ता है। ठीक, इसके बाद वो डाइजेशन सिस्टम में जाता है, जब डाइजेशन सिस्टम में जाएगा, हमें ले जाना कहाँ है, घुटने में, लेकिन उसके लिए पहले पूरे शरीर से उसको गुजर कर जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये लक्षित दवा नहीं होती। क्यों, क्योंकि इस दवा के माध्यम से आप लोग को दवा देना केवल घुटने को, लेकिन उस दवा के माध्यम से अपने पाचन तंत्र के कई सारे अंग प्रभावित होते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने नैनो तकनीक के माध्यम से लक्षित दवाओं का निर्माण किया, जिससे कि लक्ष्य को सिलेक्ट करके टारगेट बनाकर इस दवा को डायरेक्ट जाके वहीं पर काम करने लगती है। ठीक, पहला ये था। दूसरा, इसी पीढ़ी के अंतर्गत कई सारे रासायनिक तकनीकी का भी उपयोग किया गया। ठीक, ऊर्जा संग्रह का भी कार्य किया गया। याद रखिएगा, जो सक्रिय तकनीकी के दौरान ये 2005 और 10 के मध्य चलता है, और इसमें ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जो कि सक्रियता का कार्य करते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के ऊपर लक्षित दवा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरी पीढ़ी आती है वह कहलाती है नैनो तंत्र तकनीकी। क्या कहलाती है, नैनो तंत्र तकनीकी। ठीक, अब ये नैनो तंत्र तकनीकी के अंतर्गत नाम से ही पता होगा कि जो इस टाइम की जो पीढ़ी है, याद रखिएगा, नैनो तंत्र तकनीकी पीढ़ी ये लगभग चली है 2010 से 2015 तक। तो नाम से पता चल रहा है नैनो तंत्र, मतलब कि इस पीढ़ी के दौरान जो इस टाइम का जो कार्यकाल होता है, इस कार्यकाल के अंतर्गत आप लोगों ने नैनो तकनीकी का उपयोग करके अति सूक्ष्म, मतलब नैनो तंत्रों का, नैनो मशीनरी का उपयोग किए। जैसे नैनो तकनीक, जब मशीनरी की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, जैसे नैनो रोबोट। अब ये नैनो रोबोट क्या होते हैं, अति सूक्ष्म रोबोट, मतलब अति सूक्ष्म रोबोट जो कि आप लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इतने सूक्ष्म रोबोट कि जैसे कि मैं बात करता हूं कि आपके अंदर कोई सर्जरी करना है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि सर्जरी करने के लिए हमें पूरे अंग को काटना पीटना पड़ता है, उसकी सर्जरी बाहर से करनी पड़ती है, जाके अंग पर पहुंचते हैं। लेकिन जब ये नैनो तकनीकी होंगे, इतने सूक्ष्म तकनीकी के होंगे, इतने सूक्ष्म आकार के होंगे कि इन्हें आप लोग जिस प्रकार से दवा लेते हैं, उसी प्रकार से इन नैनो रोबोटों को आप लोग दवा के रूप में ही लेंगे, और यह
यह अपने क्षेत्र में जाकर, जैसे कि मान लीजिए हृदय का ऑपरेशन करना था या फिर किसी पार्ट का जो भी ट्रीटमेंट करना है, तो यह अपने स्थान पर जाकर, सर ये कैसे स्थान पर जाएगा, इस पर एक सीपीयू लगाया जाएगा, उसके अनुसार ही जो भी इसमें कंटेंट फीड किया जाएगा उसके आधार पर जाकर यह उस अंग पर काम करेगा। इतने सूक्ष्म तंत्रों का भी निर्माण इस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था। और कई प्रकार की इसके अंतर्गत जो मशीन है, जैसे सूक्ष्म जैसे आपने देखा कि बड़े आकार से छोटे आकार की बहुत सारी मशीनरी वगैरह आ गई हैं। ठीक, पहले बहुत सारे बड़े बड़े रूम के बराबर है ना एक कंप्यूटर सिस्टम होता था, लेकिन उसको बारीक माइक्रो करके सूक्ष्म तकनीकी का उपयोग करके नैनोतंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि जो तीसरी पीढ़ी है नैनोतंत्र तकनीकी जो पीढ़ी है, यह लगभग 2010 और 15 के मध्य चला। इस दौरान नैनो तकनीक का उपयोग करके अति सूक्ष्म तंत्रों का आप लोगों ने निर्माण किया। ठीक, अब जो नेक्स्ट पीढ़ी आती है नैनो तकनीकी की, वह आती है आणविक नैनो तकनीकी। आणविक नैनो तकनीकी पीढ़ी, आणविक नैनो तकनीकी पीढ़ी। इसका जो चल रहा है 2015 से वर्तमान स्थिति पर इसी आकार की ही तकनीकी की पीढ़ी चल रही है। ठीक है ना। अब ये इसके अंतर्गत क्या, आणविक मतलब कि आप लोगों ने इतने अति सूक्ष्म तत्वों का भी निर्माण, अणुओं जो आणविक तत्व होते हैं, आणविक तत्व मतलब जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब आणविक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं, आणविक तत्व। तो आप लोगों ने चौथी पीढ़ी के दौरान आणविक तत्वों का भी निर्माण प्रारंभ कर दिया, मतलब कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जैसे तत्वों का भी आप लोगों ने नैनो तकनीकी के माध्यम से निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इस जो जनरेशन कहलाएगी, ये जो आपकी पीढ़ी कहलाएगी, आणविक नैनो तकनीकी पीढ़ी कहलाएगी। और वर्तमान में इससे भी अत्याधुनिक उपयोग, आधुनिकता में देखेंगे कि इससे भी बारीकता में जाकर आप लोग इसमें काम करेंगे। याद रखिएगा जो पहली पीढ़ी थी वह निष्क्रिय नैनो तकनीकी पीढ़ी थी। इसके दौरान ऐसे तत्वों का निर्माण किया गया कि जो कि सक्रिय नहीं थे, जैसे कोलाइडी जेल वगैरह, जैसे फेस वॉश के जेल वगैरह हैं, ये सब इसी टाइम पे ही निर्माण हुआ था, मतलब सूक्ष्म तत्वों का निर्माण हुआ था जो एक्टिव नहीं होते थे। इसके बाद दूसरी बात करता हूं मैं सक्रिय नैनो तकनीकी की, मतलब इस दौरान ऐसे तत्वों का निर्माण किया गया जो सक्रिय होते थे, अपना इफेक्ट दिखाते थे। और इसी के अंतर्गत आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स वगैरह पढ़ा था। ठीक, कि बिना आप लोग मृदा के जल में ही खेती कर सकते हैं। कैसे जल में खेती कर सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स होंगे, उन जो मृदा का काम होता है खनिज, लवण और जल की प्राप्ति करना, तो आप लोग किसी पात्र में आप लोग पेड़ को लगाकर उसके प्रमुख तत्वों को इस जल में डाल देंगे, तो मृदा की जो कमी थी उसको वह पूर्ण कर देगा। ठीक, इसके बाद मैंने नैनो तंत्र की बात किया। नैनो तंत्र, इसके अंतर्गत मैंने एक चीज और बताया था आप लोग को, लक्षित दवा मतलब नैनो तकनीकी के माध्यम से निर्माण किया गया, जो कि किसी भी बॉडी के अंदर किसी पार्टिकुलर अंग पे यदि आपको दवा लेके जाना है तो आपको पूरे आहार नाल से, पूरे पाचन तंत्र से नहीं गुजरना पड़ेगा, उस टारगेट में ही जाकर आप दवा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार की दवाओं का निर्माण कहाँ किया गया, सक्रिय नैनो तकनीकी का उपयोग किया गया। अब जो तीसरी जनरेशन मैंने बताया था नैनो तंत्र मतलब इस पीढ़ी के अंतर्गत अति सूक्ष्म मशीनरी तंत्रों का निर्माण किया गया, जैसे नैनो रोबोट, अति सूक्ष्म आकार का रिमोट। इसका उपयोगिता क्या है, मेडिकल लाइन में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, कैमरे के रूप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये था। फिर आणविक तकनीकी। अब आणविक नैनो तकनीकी में क्या होता है, ये इतनी ज्यादा पीढ़ी आगे बढ़ चुकी थी कि जो आणविक जो पदार्थ होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना, अमीनो एसिड, ये जो पदार्थ होते हैं, तो आप लोग इस पीढ़ी के दौरान इनका भी निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि नैनो तकनीकी की एक बहुत ही मतलब आधुनिकता पर देखा जाए कि जो हमारा आगे का भविष्य होगा वो बहुत ही सरल, सुगम
और एक मानव जो बना एक भयंकर रूप धारण करने वाला है। वो कैसे? अब आप ये समझिएगा कि जो डीएनए है, आरएनए है, यदि किसी व्यक्ति का डीएनए ही बना दिया जाए तो सोचिएगा कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ठीक, जो हमारे आज से 10 साल 5 साल पहले या फिर अभी भी जो परिस्थितियां चल रही हैं कि किसी मेडिकल लाइन पर आप किसी भी अब आप कोई सर्जरी करवाएंगे तो आप यदि हृदय का सर्जरी करवा रहे हैं तो उसको पहले बाहर का लेयर निकालना, इसके बाद ले आना, कई सारी प्रोसेसिंग पर चलना पड़ता है। लेकिन जब आपका नैनो रोबोट होगा तो वह आप देखेंगे कि वह ऐसे जाकर काम करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस प्रकार से आप दवा लेते हैं उस प्रकार से आपको उस रोबोट को लेना है, वह जाके अपने अंग पर कार्य करेगा और आपका जो भी उसका ट्रीटमेंट करना वो ट्रीटमेंट कर आपका यूरिन के माध्यम से निष्क्रिय होकर बाहर चला जाएगा। तो आपको ये भी नहीं होना पड़ेगा कि आपको रेस्ट लेना है, क्या लेना है, कुछ ऐसी सारी समस्या नैनो तकनीकी के माध्यम से खत्म हो सकती हैं। ठीक, तो मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया कि नैनो तकनीकी है क्या, ठीक, ये किस प्रकार से काम करती है, इसकी कैसी विधियां होती हैं, ठीक है ना, इसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है कि सर्वप्रथम किसने इसको इसका विचार प्रस्तुत किया, इसके बाद इसका मतलब वर्ड किसने दिया, ठीक, इसको आप लोग किस प्रकार से इसका जो तीव्रता का विकास हुआ वो किस सन के दौरान हुआ और इसमें इसकी मुख्य भूमिका क्या थी। इसके बाद हमने बताया कि नैनो तकनीकी उपयोगिता क्या है, परंपरागत तकनीकी से नैनो तकनीकी किस प्रकार से बेस्ट हो सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसकी नोट्स आपको लोगों को लगातार बनाते रहना है। यदि हो सकता है कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आई, उसको एक बार दोबारा आप वीडियो देखिएगा, वो समझ में आएगा। यदि किसी प्रकार से डाउट होता है आप कमेंट करिएगा। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।